क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ वैज्ञानिक प्रबंध पार्ट नंबर 4 पे हम आए और हम डिस्कस कर रहे थे वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ और समाज और देश को लाभ। 3 पॉइंट हमने कर लिए थे। चौथे पॉइंट पर आते हैं राष्ट्रीय आय में सुधार या इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, उसकी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, संस्था को लाभ होता है और लाभ हो जाने के कारण उसका लाभ का कुछ हिस्सा सरकार को मिलता है, जिससे राष्ट्र की आय बढ़ जाती है। सस्ती वस्तुएं, चीपर गुड्स नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन बड़े मात्रा में करने के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत, एक वस्तु को बनाने का खर्चा कम हो जाता है, जिसके कारण संस्था भी वस्तुओं की कीमत को घटा देती है। 6 पॉइंट है कर देय क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन द टैक्सेबल कैपेसिटी। क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाया जाता है जिससे कि ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा मांग होती है, उत्पादकों को ज़्यादा लाभ होता है और जो मैनेजर, वर्कर, सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है और वो ज़्यादा टैक्स दे पाते हैं। 7 पॉइंट है उन्नत किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्शन। क्वालिटी जो रॉ मटेरियल की अच्छी लगाई जाती है, मशीनें अच्छी होती हैं, टूल्स औजार अच्छे उपयोग किए जाते हैं, इसलिए वस्तुओं का उत्पादन भी अच्छी क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना, एक क्रिटिसिज्म ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आलोचना मतलब बुराइयां बताना, और उसमें है सबसे पहले उत्पादकों व नियोक्ताओं की दृष्टि से डिससेटिस्फेक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स एंड एम्प्लॉयर्स। पहला है अत्यधिक खर्चीली योजना, ऐसा मालिक कहते हैं। एक्सेसिव एक्सपेंसिव प्लान, पुराने औजार, मशीनों, उपकरणों की जगह पे नए औजार उपकरण खरीदने होंगे, समय अध्ययन, गति अध्ययन वगैरह करना होगा, ज़्यादा सुपरवाइज़र को नौकरी पर रखना होगा, तो ये खर्चा ज़्यादा आएगा। सेकंड है अधिक पूंजी की आवश्यकता यहाँ पर होगी, ओवर कैपिटल रिक्वायर्ड। नए प्रयोग करने होंगे, नई मशीनें लानी होंगी, कर्मचारियों के शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था करनी है, तो ज़्यादा खर्चा आएगा। थर्ड पॉइंट है मंदी काल में भार स्वरूप, बर्डन एंड डिप्रेशन। क्योंकि यहाँ पर खर्चे ज़्यादा आते हैं, तो मंदी काल जब बिक्री नहीं हो रही होती वस्तुओं की, तब हमारे को खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। चौथा पॉइंट है प्रमापीकरण की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। श्रमिकों की भर्ती जो है प्रमाप के अनुसार होनी चाहिए, समय अध्ययन हमने करना है, गति का अध्ययन करना है, हर चीज़ का प्रमाप निश्चित करना है, परंतु हर चीज़ का प्रमाप निश्चित नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर यह समस्या आती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है छोटे निर्माताओं के लिए अनुपयुक्त, नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। क्योंकि इसमें खर्चा अधिक आता है, धन का अभाव होता है छोटे निर्माताओं के पास, तो वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध में स्वतंत्रता की कमी, लैक ऑफ फ्रीडम इन द मैनेजमेंट। क्योंकि निर्णय जो है विशेषज्ञ लेते हैं, मालिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं होती। अगला विरोध जो किया गया इसका, वो है श्रमिकों द्वारा विरोध या अपोजिशन बाय द लेबरर्स। वर्कर क्यों मना करते हैं, तो बोला गया वैज्ञानिक प्रबंध अमानवीय है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ इनह्यूमन। श्रमिक ये बोलते हैं कि प्रबंधक यहाँ पर अपनी मनमानी करते हैं और उनके साथ अनुचित व्यवहार होता है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। श्रमिक ये कहते हैं कि जिस रेट से उत्पादन बढ़ता है, जिस रेट से मालिकों को लाभ ज़्यादा मिलता है, उस रेट से वो हमारी इस तनख्वाह को नहीं बढ़ाते। थर्ड पॉइंट है बेकारी का भय या फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाया जाता है, तो ये निश्चित तौर पर यदि हम सभी ऑटोमेटिक मशीनें लगाएंगे, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि 20% तक वर्कर जो है उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सारी मशीनें ऑटोमेटिक हैं। जहाँ 10 वर्कर काम करते थे, अब एक वर्कर ही उस ऑटोमेटिक मशीन से काम कर लेगा, तो कुछ वर्कर को नौकरी से निकाला जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में जाकर उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने पे और कर्मचारियों को नौकरी पे रखना होगा। चौथा पॉइंट दिया गया प्रेरणा कांतिया, एंड ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पर बोला गया वर्कर्स जो होते हैं उनको केवल मात्र काम करना होता है, कुछ सोच नहीं सकते वो काम के बारे में। जो प्लानिंग का काम होता है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट काम करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ही करता है, तो सोचने की क्षमता उनकी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। निरस्ता का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग मोनोटोनी, एक काम को बार बार करते रहना, लगातार वही करते रहना, तो वर्कर निरस्ता अनुभव करते हैं। 6 पॉइंट हमारा श्रम संघों द्वारा विरोध या अपोजिशन बाय द लेबर यूनियंस। इस विधि को श्रमिकों, ये आरोप लगाया गया कि इस विधि के द्वारा श्रमिकों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पीस वे सिस्टम के अनुसार ऊंची दर से मजदूरी कुछ को दी जाती है, कुछ को नीची दर से। तो यहाँ पर ये आरोप लगाया जाता है कि इसके द्वारा एकता की भावना का हनन होता है। 7 पॉइंट है कठोर नियंत्रण या स्ट्रिक्ट कंट्रोल। वर्कर के ऊपर नियंत्रण जो है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, इसका भी श्रमिक जो है सामान्यतः विरोध करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सी पॉइंट पर, जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा आलोचना या क्रिटिसिज्म बाय द साइकोलॉजिस्ट। पहला पॉइंट है मनुष्य के प्रति मशीनी दृष्टिकोण होता है, ह्यूमन्स आर ट्रीटेड एज ए मशीन। इनको पैसा दो और जितना मर्जी काम इनसे करवाओ, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता।
सेकेंड है नीरसता की समस्या बनी रहती है, प्रॉब्लम ऑफ मोनोटोनी इज देयर, लगातार एक काम करने से वर्कर बोर हो जाएगा। थर्ड है ये एक सर्वश्रेष्ठ विधि का दावा गलत है, दैट मेथड इज़ द बेस्ट, इट्स नॉट ट्रू। हम लोगों ने कहा कि हमने सबसे सबसे अच्छी विधि को हमने चुन लिया और उसके अनुसार ही उत्पादन करवाना है, तो कोई भी विधि सबसे अच्छी नहीं हो सकती, कोई ना कोई विधि अवश्य उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। अगला दिया गया कि श्रमिकों को आर्थिक मनुष्य माना जाता है, वर्कर्स आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक मैन, कि इनको बस पैसा दो और रात दिन इनसे काम करवाओ। अगला दिया गया जो हमें बोला गया, प्रोफेसर रेमंड ने कहा है कि कौन सा कार्य अधिक सुविधा से किया जा सकता है, इसका ज्ञान काम करने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, इसकी जगह जो प्लानिंग करने वाले होते हैं उनको गलत, जबकि काम करने वाले लोगों को यह अनुमति नहीं दी जाती, प्लानिंग का काम कोई और ही करते हैं। अगला हेडिंग जो हमारा है वो टेलर और फ्यूल में समानता, इनके सिद्धांतों या विचारों में क्या समानता है। तो पहला पॉइंट है, दोनों का लक्ष्य क्या था, प्रबंध की दशाओं में सुधार और तार्किक व्यवस्थित आधार देना। Objective of both means Taylor and Fuel was to improve the condition of the managers or management and to provide logical systematic base। दोनों ये चाहते थे कि मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के कार्य को चलाएं और जो भी कुछ उन्होंने बताया वो तार्किक लॉजिकल आधार पर अच्छाई बुराई सोच समझ के निर्णय उन्होंने लिया। सेकंड है, टेलर और फ्यूल दोनों ही प्रबंधक थे, बोथ वर मैनेजर्स, दोनों ने अनुभव के आधार पर ही सिद्धांतों को बनाया, बोथ मेड द प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। थर्ड पॉइंट है, दोनों के सिद्धांत व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, प्रिंसिपल्स गिवन बाय द बोथ वर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। दोनों ही मैनेजर्स थे, उन्होंने बार बार उनके सामने समस्याएं आई और उनको हल करने के लिए उन्होंने कई बार अलग अलग तरीके अपनाए और जो तरीके हर बार ही सही साबित हुए, अपने प्रयोगों और एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें प्रिंसिपल्स का नाम दिया। चौथा है, दोनों ने प्रबंध की समस्याओं को सुलझाने पर बल दिया, बोथ लेड एम्फेसिस ऑन सॉल्विंग द मैनेजरियल प्रॉब्लम। प्रबंधकों की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, उनके काम को कैसे आसान बनाया जाए, ये दोनों का उद्देश्य था। पांचवा है, दोनों ने मालिक के द्वारा श्रमिक के प्रति न्याय और मानवीय व्यवहार पर बल दिया, बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन गिविंग द जस्टिस टू द वर्कर एंड मेंटेनिंग द ह्यूमन बिहेवियर विद द वर्कर। वर्कर्स के साथ मानवीय व्यवहार करने पर उन्होंने बल दिया। 6 पॉइंट है, दोनों ने नियोक्ता व कर्मचारी के सहयोग को आवश्यक माना, बोथ एक्सेप्टेड द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। दोनों ने कहा कि मालिक और कर्मचारी के बीच में सहयोग की भावना का होना आवश्यक है, तभी एक संस्था जो है वो सही तरीके से उन्नति कर पाएगी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, वो है अंतर, टेलर और फ्यूल के योगदान में अंतर। तो पहला पॉइंट जो है इसको उल्टा लिखा है, तो मैंने रिमार्क किया, इसको आप कर लीजिएगा। तो मीनिंग है पहला पॉइंट, इसमें टेलर का क्या योगदान है, वो बोलता है कि कर्मचारी से कम व्यय पर सर्वोत्तम काम लेने पर उसने बल दिया। ही एम्फसाइज्ड ऑन टेकिंग वर्क फ्रॉम द वर्कर्स एट द लीस्ट कॉस्ट। जबकि फ्यूल ने क्या बोला, फ्यूल बोलता है कि प्रबंधक के कार्यों के आधार पर उसने परिभाषित किया कि मैनेजर कैसे काम करेंगे। इज डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अगला है संदर्भ या पर्सपेक्टिव। टेलर ने बोला कि उत्पादन क्रियाओं से संबंधित उसने क्रियाओं पर विशेष ध्यान को केंद्रित किया। इट्स रिलेटेड टू द फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, उत्पादन के काम को कैसे करें सबसे नीचे के लेवल पर, जबकि फ्यूल जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित कार्यों पर बल देता है। दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। टेलर के सिद्धांत में 8 विशेषज्ञों की बात की गई। जब 8 विशेषज्ञ हो गए तो इसका मतलब आदेश की एकता का उल्लंघन हो गया। 8 एक्सपर्ट्स, हैंस द यूनिटी ऑफ कमांड वाज नॉट फॉलोड। फ्यूल की बात करें तो यहाँ पर इसका आदेश की एकता को सख्ती से लागू करने की बात कही गई, स्ट्रिक्टली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा है लागू होना या एप्लीकेबिलिटी। टेलर के जो सिद्धांत है वो विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, दीज आर अप्लाइड ऑन स्पेशलाइज्ड कंडीशंस। फ्यूल के जो सिद्धांत थे हमारे वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, दे आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, मतलब हर परिस्थिति में वो लागू होते हैं। पांचवा पॉइंट है रचना का आधार या बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो अवलोकन और प्रयोगों के सिद्धांतों के द्वारा इन सिद्धांतों का प्रतिपादन, मतलब शुरुआत कैसे हुई, अवलोकन मतलब देख के और प्रयोग करके बार बार टेस्ट करके। दिस प्रिंसिपल्स बाय फॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्यूल के जो सिद्धांत थे यह व्यक्तिगत अनुभव को सार्वभौमिक सत्य माना गया। उन्होंने ये बोला कि व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया जो कार्य को बार बार किया उसको ही उसने सार्वभौमिक सत्य मान लिया। दे एक्सेप्टेड द पर्सनल एक्सपीरियंस एज यूनिवर्सल ट्रूथ। 6
पॉइंट है ध्यान का केंद्र या फोकस। टेलर के जो सिद्धांत है ये कार्य को सरल करने पर बल देते हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क एंड टाइम एंड मोशन स्टडी। फ्यूल के जो सिद्धांत हैं या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बोला गया। ये सिद्धांतों का पालन करके प्रशासन को सुधारने पर बल देते हैं। दे एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूवमेंट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। व्यक्तित्व की या पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं। टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, जबकि फ्यूल के जो सिद्धांत हैं ये पेशेवर या प्रोफेशनल हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णन या एक्सप्रेशन। तो वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट है आता है टेलर के सिद्धांतों में, और फ्यूल के सिद्धांतों में प्रशासन के सामान्य विचारधारा या जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आती है। अगले पॉइंट जो है वो थोड़े उल्टे हैं लिखे हुए, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। वर्तमान परिस्थिति या प्रेजेंट सिचुएशन में ये सिद्धांत आज भी बिल्कुल सही है टेलर के। प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। ये उल्टा लिखा है, इसको फ्यूल में कर लीजिएगा, और टेलर के बन जाएंगे दूसरी तरफ वाले कि वर्तमान समय के सिद्धांतों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। इन प्रेजेंट टाइम द प्रिंसिपल्स हैव चेंज्ड। योगदान या कंट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो 5 सिद्धांत जो हैं वो हमारे फ्यूल के हैं, और टेलर के सिद्धांत हमारे जो हैं वो 14 सिद्धांत हैं। मूल्यांकन या वैल्यूएशन की बात करते हैं। प्रबंधकों का कार्य सुधारना होता है, इम्प्रूविंग। प्रबंधकों के काम को सुधारना इसका उद्देश्य था फ्यूल का, इम्प्रूविंग मैनेजरियल परफॉर्मेंस। और टेलर का था श्रमिकों के समस्या को हल करना, सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम।